नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीनों मार्च, अप्रैल, मई, जून 2023 में कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगी। ध्यान रहे कि हर राशि के लिए ये डेट्स डिफ़र करेंगी क्योंकि डेट्स का निर्धारण ग्रहों के गोचर के आधार पर किया गया है। हाँ, कुछ डेट कॉमन भी हो सकती हैं। देखिए, अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि आने वाले समय में इन तिथियों में इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं, तो उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। हम अपनी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। हमें कौन सा कार्य कब करना है, इसका हम एक प्रोग्राम चेकआउट कर लेंगे। हमें ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है। मान लीजिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे धन मिल जाएगा। नौकरी का योग बन रहा है, ज़्यादा प्रयास करेंगे नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह की और भी घटनाएं जिनके योग बन रहे हैं, अगर आपने उस दिशा में सही समय पर प्रयास किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले 4 महीनों में कब कब किस किस चीज़ का योग बन रहा है इसकी जानकारी पहले से रहे और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 21 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में, और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। गुरु राहु की युति बनेगी, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। शनि का गोचर पराक्रम भाव में है। मंगल छठे भाव में है और 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर लाभ के भाव में है। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इसी के आधार पर मैंने मार्च, अप्रैल, मई और जून की 10 महत्वपूर्ण तिथियों का विश्लेषण किया है। चलिए अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य आगे कैसे बढ़ता है। पास्ट में जो कुछ हुआ, बीते समय में जो कुछ हुआ, उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने आप में सुधार करता है। असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में आपको उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। तो जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था। मंगल कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे थे। राहु का गोचर मेष राशि में। ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल का संबंध बहुत खराब योग माना गया है। मंगल राहु से दूसरे भाव पर हैं, पहला दूसरा, तो इससे राहु को तो मंगल का बल मिल गया, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर पाता है
तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है और कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। और चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़े होंगे। हो सकता है आपके साथ ये सब कुछ हुआ हो, और हुआ हो तो कमेंट की जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल केतु से 8वें भाव पर थे। ये केतु हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो केतु से मंगल 8वें पर थे। 8वां भाव दुख, पीड़ा, कष्ट और दुर्घटनाओं का होता है। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। केतु अलगाव और डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। हो सकता है पीड़ित मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी रहे हों। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ हो। अचानक से कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हुई होगी। चूँकि मंगल 6ठे भाव में है जो कि रोग का भाव है, दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है जो कि अस्पताल का भाव है, इसलिए पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, बड़े भाई से विवाद, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना, और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही पीड़ित हुए तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी आपके साथ रही होगी। दूसरी घटना जो है वो शनि के कारण घटित हुई होगी। शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आए हैं और आते ही 13 दिन के बाद अस्त हो गए। जब शनि अस्त हो गए और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में बैठे हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, कोई काम शुरू करना चाहते थे नहीं कर पाए होंगे, व्यापार में मंदी, और जो लोग किसी तरह के निर्माण कार्य से संबंध रखते थे उनका भी कार्य प्रभावित हुआ होगा। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ी तो छात्रों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगा होगा। जब कार्य प्रभावित होता है तो धन प्राप्ति बाधित होती है, तो आप आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी गुजरे होंगे। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं और 6ठा भाव कर्ज का भी होता है। शनि कष्टों के हैं, पीड़ा के, रोगों के कारक होते हैं, तो आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर या हड्डियों का टूटना, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा ऐसा, लेकिन जिनके भी साथ ऐसा हुआ हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो पहले बात करते हैं धन, विवाह और संतान के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्र दोनों को धन का कारक, संतान का कारक और विवाह का कारक माना जाता है। और अगर गुरु और शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो, त्रिकोण के भाव में हो, अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो गुरु और शुक्र धन, संतान और विवाह का बहुत बड़ा योग बनाते हैं। अब यहाँ पर गुरु का गोचर कुंडली के 4th भाव में है आपकी कुंडली में, और 12 मार्च तक शुक्र भी यहाँ पर गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं, केंद्र के भाव में है। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, और ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में होकर केंद्र के भाव में गोचर करें। तो मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, तो मीन राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में।
मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्र में सुपर स्टार बनाने वाला राजयोग बना होता है। मालव्य राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है और जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला होता है। धन तो ऐसे जातकों के जीवन में पीछे पीछे भागता है। शुक्र है प्रेम, शुक्र है लव, रोमांस, और शुक्र का मालव्य राजयोग व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बना देता है। आपके चाहने वाले आपकी एक झलक पाने को बेचैन रहते हैं, पीछे पीछे भागते हैं आपके, ऐसा होता है मालव्य राजयोग। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री या राजनीति के क्षेत्र में जो जातक सेलिब्रिटी होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं या तो मालव्य राजयोग बनता है, या शुक्र उच्च के होते हैं, या स्वराशि में गोचर करते हुए पाए गए हैं। तो मालव्य राजयोग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। तो यहाँ पर आपको शुक्र धन भी प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो धन, संतान और विवाह तीनों का योग बनेगा इस गोचर काल में। इसके अलावा चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, तो आप भौतिक सुख सुविधा के साधन भी क्रय करेंगे इस गोचर काल में। और ये जो राजयोग है ये आपके जीवन में, आपकी कुंडली में 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच बनेगा। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है ये, और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम में आ जाएंगे, और फिर एक बार राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे, और यहाँ पर अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव में शुक्र गोचर करते हुए आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि अगर कोई कर्ज है आप पर तो वो उतर जाएगा। यहाँ पर जब शुक्र गोचर करेंगे तो शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। साथ ही साथ आप विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोचर काल में शुक्र आपका विवाह भी करा सकते हैं विदेश से। अब यहाँ विदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा। विदेश का मतलब ये है कि वो स्थान जो आपकी मातृभूमि से कुछ अलग दूरी पर हो, जहाँ की भाषा बदल जाए, जहाँ की कल्चर बदल जाए। आप जैसे दिल्ली में हैं, यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, या पंजाब में हैं, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, तो ये विदेश माना जाएगा। तो आपका विवाह भी विदेश से हो सकता है। और ये जो टाइम है, ये जो डेट है, ये है 6 अप्रैल से और 2 मई के बीच। 6 अप्रैल से 2 मई के बीच शुक्र गोचर करेंगे छठे भाव में। सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य, बुध और गुरु। और अगर सूर्य, गुरु और बुध तीनों ही ग्रह एक साथ, और वो भी केंद्र के भाव में बैठे हों, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे, और 16 मार्च को बुध भी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य, बुध और गुरु तीनों ही मीन राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और तीनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव क्या होता है? दशम भाव होता है आपका जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन। अब यहाँ पर सूर्य गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में आपको कहीं न कहीं जॉब मिल सकती है। बुध यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या IT सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। गुरु यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हंस राजयोग बना रहे हैं, तो गुरु के प्रभाव से आप काउंसलर हो सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में।
बुध के प्रभाव से आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, या फिर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। और ये जो योग बन रहा है ये है 15 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक। इस टाइम पीरियड में अगर आपने एफर्ट्स किए, पूरी तरह से प्रयास किया, तो सफलता मिलेगी, जॉब मिलने का प्रबल योग है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेट बन रही है और वो डेट है 15 जून। 15 जून को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा। मंगल यहाँ से जा चुके होंगे और सूर्य शनि से त्रिकोण पर होंगे। नवम पंचम का योग बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5, शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। जब भी सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। ये जो समय है ये उन जातकों के लिए जो कि शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर है, या किसी भी विभाग में, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में उच्च पद पर हैं तो उनके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का बहुत बड़ा योग बनेगा। और ये टाइम पीरियड है 15 जून से लेकर के 17 जुलाई तक। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, इस गोचर काल में एफर्ट करेंगे, सफलता मिलेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन, इसके कारक होते हैं मंगल और शनि। जब मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए शनि पराक्रम भाव में है और 13 मार्च को मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, शनि से त्रिकोण पर होंगे। 1 2 3 4 5, शनि से मंगल पंचम स्थान पर होंगे, मंगल से शनि नवम स्थान पर होंगे। तो ये नवम पंचम का योग बन गया। शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए तो प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, इन सब का योग बनेगा। इसके अलावा मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो वो जातक जो कि मंगल से संबंध रखते हैं, डिफेंस से रिलेटेड हैं, या जो मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, उनके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। विदेश से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा क्योंकि शनि धन भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। और धन का निवेश जो है वो शेयर, प्रॉपर्टी या गोल्ड के रूप में होगा। हालांकि इस गोचर काल में 13/3 से लेकर के और 10/5 के बीच मंगल सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से व्यापार करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता जागृत हो सकती है, इसे सावधान रहना है। और इसके बाद का योग तो बहुत ही बेहतर है। मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे, कुंडली के अष्टम भाव में, और शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे 30 मई को। अब यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी अष्टम भाव में।
मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। मंगल और शुक्र की युति बनने पर मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा और मंगल शुक्र की युति आपको हर तरह से लाभ देने वाली होगी। खास करके विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा, संतान की भी प्राप्ति होगी। हालांकि अष्टम भाव में मंगल जब गोचर करेंगे तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगली जो 2 डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका संबंध आपके विवाह और व्यापार से है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा 2 मई को शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अपने मित्र की राशि में, केंद्र के भाव में। और यहाँ पर मंगल 10 मई को जा कर के अष्टम में चले जाएंगे, तो शुक्र यहाँ पर अकेले रहेंगे और शनि से त्रिकोण पर होते हैं। शनि से पंचम पर, शुक्र से शनि नवम पर, तो शनि और शुक्र एक बार फिर से एक्टिवेट होंगे। जब शुक्र एक्टिवेट होंगे तो आपके विवाह का योग बनेगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा। शनि एक्टिवेट होंगे तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा। और जो लोग शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, भवन निर्माण से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 2 मई से और 30 मई शुक्र का गोचर मिथुन राशि में। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 24 जून। 24 जून को बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा और बुध शनि से त्रिकोण पर होंगे। शनि बुध से त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा। यहाँ पर बुध एक्टिवेट होंगे। जब बुध एक्टिवेट होंगे तो चूंकि बुध दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव, आपका जॉब, कैरियर और प्रोफेशन, तो वो जातक जो कि बुध से संबंध रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट का क्षेत्र, कला से संबंध रखते हैं, मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत ही लाभ देने वाला होगा। जब बुध एक्टिवेट होंगे तो सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अगली डेट है 21 अप्रैल और ये डेट आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अगले 1 वर्ष तक, अप्रैल 2024 तक गुरु पंचम भाव में ही रहेंगे। यहाँ पर राहु भी गुरु के साथ हैं। अब यहाँ पर राहु और गुरु जब एक साथ हैं तो गुरु चांडाल योग बनेगा। गुरु चांडाल योग को मैनेज करना है आपको। अगर आपने गुरु चांडाल योग के बनने पर इसके नेगेटिव प्रभाव में आ गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला भी योग होता है, लेकिन अगर आपने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझ लिया तो फिर ये आपको उच्च स्तर की सफलता भी देने वाला होगा, क्योंकि गुरु और राहु दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। अब कैसे मैनेज करेंगे आप? राहु क्या है? राहु तो डर है, भय है, राहु है डिप्रेशन, राहु कार्य को रोकने वाले, बाधा पैदा करने वाले, मन में चिंता प्रदान करने वाले, बिला वजह तनाव, विघ्न, बाधाएं, राहु ये सब करते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? गुरु के ज्ञान से।
देखिए, गुरु हैं ज्ञान बुद्धि और विवेक के कारक। गुरु हैं विस्तार के कारक। राहु भी विस्तार के कारक हैं, लेकिन राहु हैं एक्सट्रीम एक्सपेंशन, गुरु हैं एक्सपेंशन, विस्तार और असीम विस्तार। तो पहली बात तो ये कि राहु का उपाय कीजिएगा। दूसरी बात ये कि राहु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए मन से। कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। होता क्या है, कार्य कोई भी आपने शुरू किया, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या किसी तरह का और भी कोई काम आपने शुरुआत कर दी, थोड़े दिन के बाद क्या होगा, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। जब राहु एक्टिवेट होगा तो राहु क्या करेगा, अरे ये काम ठीक नहीं लग रहा है, इस काम से बेहतर कोई दूसरा काम करना चाहिए। वहीं पर आप के काम में बाधा पड़ जाएगी या फिर कोई बाहरी बाधा आ जाए। तो करना है कि आपको राहु के डर को बिल्कुल निकाल देना है, बिना किसी भय के लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाना है। और अगर आपने एक बार ये ठान लिया तो गुरु का ज्ञान आपके साथ है, भाग्य का सपोर्ट आपके साथ है, दृष्टि लाभ के भाव पर है तो हर तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है। दृष्टि लग्न भाव पर है तो ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। कार्यक्षेत्र का विस्तार, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, विवाह, ये सब कुछ गुरु राहु की युति आपको देने वाली है। और अंतिम जो डेट है उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको मैं सावधान कर दूँ कि मंगल 10 मई को अष्टम में आ जाएंगे और 10 मई से अगले 45 दिन तक, 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल अष्टम में रहेंगे। तो इस समय आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। और अगर आप ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। अब ये सब लाभ आपको कब मिलेगा, जब आपकी कुंडली में संबंधित ग्रह मजबूत स्थिति में हो या उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। तो आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो उसका उपाय जरूर कीजिएगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में
केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु साधु संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।